प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में आलोक धनवा जी की जो कविता थी पतंग, उसका पहला भाग कवि परिचय एवं व्याख्या के रूप में देखा था। आज के इस वीडियो में हम इसी कविता का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों के रूप में। आइए देखते हैं पतंग शीर्षक कविता का पहला प्रश्न। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से होगा। प्रस्तुत कविता में प्राकृतिक सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। भादो माह में आसमान के काले बादल छट जाते हैं, घनघोर वर्षा तथा तेज बौछारें भी समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, वातावरण साफ स्वच्छ हो जाता है, फूलों पर तितलियां मंडराने लगती है, हवाओं में सुगंध फैल जाती है, पतंगबाजी का अनुकूल मौसम आ जाता है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। बच्चों के मन में और पाठकों के मन को पतंग की ओर आकर्षित करने के लिए कवि ने सबसे हल्की, सबसे रंगीन, सबसे पतली इत्यादि विशेषताओं का उल्लेख किया है। इससे पतंग का स्वरूप आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। पतंग के समान बच्चे भी हल्के होते हैं, बच्चों की कल्पनाएं भी रंगीन होती है, बच्चे भी कोमल मन वाले होते हैं। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, बिंब स्पष्ट करें। इसमें कुछ पंक्तियां दी हुई हैं जिनमें हमें यह बतलाना होगा कि पहली पंक्ति में कौन सा बिंब है, दूसरी पंक्ति में कौन सा बिंब है। तो पहले हम बिंब के लिए ये पंक्तियां देख लेते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब हम देखते हैं प्रत्येक पंक्ति में कौन सा बिंब है। तो पहली पंक्ति तेज बौछारें गतिशील दृश्य बिंब है, सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा स्थिर दृश्य बिंब है। इसमें भी पुलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य बिंब, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, इसमें भी गतिशील दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब है इस पंक्ति में। चमकीले इशारों से बुलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब है। इसमें पतंग ऊपर उड़ सके स्थिर दृश्य बिंब। इस तरह प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास और बच्चों के बीच बहुत गहरा संबंध है। दोनों में बहुत समानताएं होती है।
कपास बहुत हल्का तथा मुलायम होता है। बच्चे भी हल्के तथा मुलायम होते हैं। कपास चोट सहने में समर्थ होता है। बच्चे भी चोट सहने में समर्थ होते हैं। कूदने तथा दौड़ने के कारण गिर जाने से भी उन्हें चोट नहीं लगती। वे पुनः अपने काम में लग जाते हैं। इस कारण कपास से बच्चों का बहुत गहरा संबंध है। अब पहुंचते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? इसका उत्तर कुछ इस तरह होगा। पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ते हैं। उनका कोमल मन उड़ता है। पतंग आसमान में उड़ती है। बच्चे भी छतों पर दौड़ते हैं। पतंग के समान ही बालमन भी हिलोरें लेता है। इसी कारण बच्चे न तो खतरनाक ऊंचाइयों का ध्यान रखते हैं और न ही गिरने का। इसी कारण कवि ने कहा है, पतंग के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले पंक्तियां पढ़ लेते हैं, फिर उनके उत्तर देखेंगे। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, ये का है? खा में है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इन पर प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न इसी में है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तीसरा प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने कैसा महसूस करते हैं? तो अब देखते हैं इनका उत्तर किस तरह लिखा जाना चाहिए। तो प्रश्न 1 का उत्तर होगा, तात्पर्य यह है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे छत पर कूदते हैं। उनके पदचापों से जो ध्वनि निकलती है वह मनोरम लगती है। ऐसा लगता है जैसे समीप ही कहीं मृदंग नामक वाद्ययंत्र बज रहा हो। धीरे धीरे यह बच्चों के पदचाप रूपी मृदंग ध्वनि सभी दिशाओं में गूंजने लगती है। इसी का प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर कुछ इस तरह होगा, जब पतंग सामने हो उसे लेने के लिए हम छतों पर दौड़ते हैं तो वह कठोर छत भी हमें कठोर नहीं लगती, क्योंकि उस समय हमारा पूरा ध्यान पतंग पर ही होता है। कठोर छतों पर कूदते हुए हमें कठोरता का आभास जरा भी नहीं होता। हम पतंग के साथ ही उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। इसी प्रश्न का तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया के सामने अपने आप को और अधिक सक्षम मानने लगते हैं। हम निडर हो जाते हैं। हम में साहस का नया संचार हो जाता है। मन उमंग तथा उत्साह से भर जाता है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 6 के प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना चाहिए। अब कविता के आसपास के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं और उनके उत्तर किस तरह लिखे जाने चाहिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। इसका उत्तर कुछ इस तरह से होगा, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। मेरे मन में नाना प्रकार के ख्याल आने लगते हैं। जैसे मैं भी पतंग की तरह आसमान में उड़ता तो कितना आनंद आता। अपनी मन मर्जी से आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करता, ऊपर से ही सारे विश्व को निहारता, पढ़ाई लिखाई के झंझट से मुक्त हो जाता
मैं नई ऊंचाइयों को छू लेता, मेरा मन खुशी से भर जाता। अब बढ़ते हैं कविता के आसपास का दूसरा प्रश्न। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? इसका उत्तर देखते हैं। जीवन के लय से ही रोमांचित शरीर का संगीत उत्पन्न होता है। जब तन और मन किसी काम में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब जीवन में लय स्वतः आ जाती है। तब हमारा शरीर भी रोमांचित हो जाता है। तत्पश्चात जीवन में संगीत के लय की तरह गति आ जाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती है? चर्चा करें। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखा जाना चाहिए। पतंग उड़ाते समय पतंग का नियंत्रण बच्चों के हाथों में होता है, परंतु ध्यान पतंग की ऊंचाइयों पर ही रहता है। बच्चों का ध्यान पतंग और धागों पर ही रहता है। उस समय बच्चे स्वयं को भी भूले रहते हैं। तब धागा न केवल पतंग को बल्कि बच्चे को भी नियंत्रित करता है। पतंग के साथ साथ बाल मन भी ऊंचाई पर उड़ने लगता है। इस तरह से पतंग कविता के जो अभ्यास के प्रश्न थे पाठ्य पुस्तक से संबंधित, वो यहीं समाप्त होते हैं। और अब हम अगले वीडियो में पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।